Hello kids, welcome back in your science class. Students, as you know, we are covering the chapter number 5 and the chapter name is the heat. Okay, today I am going to start with our lecture number 5, and in our previous video lectures we have already 4 video lectures have been covered. Right, so today we are going to start with it, and in the previous video lecture we are covering the most of the chapter. Okay, in this video lecture we are going to फिनिशिंग पॉइंट, हम लोग फिनिशिंग पॉइंट से पहुंच रहे हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, सो लास्टली में मैंने आपको कहा था कि अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो छोटा सा पोर्शन बेटा आपका एसएसटी से एसएसटी मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड है. ओके, और बाकी जो सारा पोर्शन है हमारा दैट इज रिलेटेड विद द साइंस. तो कुछ टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों ने बेटा अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा इस चीज के बारे में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद इट. यस, तो बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी इस पोर्शन तक अपना लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्लोबल विंड पैटर्न्स. ग्लोबल विंड पैटर्न्स मतलब कि पूरी अर्थ के ऊपर किस तरीके से हवाएं चलती हैं, कैसे ये कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ बेटा अभी भी, जो हमें मेन पोर्शन कवर करना है. यस, ठीक है, सो ओवर हियर आई हैव जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इन इट. ठीक है, मैं जूम इन कर लेता हूँ बिकॉज बेटा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी जब मुझे इसे पढ़ना है. तो कि द प्लेस नियर टू द इक्वेटर. अब इक्वेटर कौन सा पोर्शन है अर्थ का? दैट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ. सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ मतलब, ठीक है, जैसे आपका मान लो ये अर्थ है. ठीक है, अब अर्थ का ये जो पोर्शन है दैट इज योर इक्वेटर वन, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पोल ऑफ द अर्थ. ये आप लोगों ने ऑलरेडी एसएसटी में कवर करा है बेटा. सो कहता है कि जब भी बेटा समर्स होती है, सॉरी जो इक्वेटर पोर्शन होता है वहाँ पे बेटा सन की बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, और सन की हीट ज़्यादा पड़ने से वहाँ पे जो हीट एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा होती है. इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ की जो एयर होती है वो सन की हीट की वजह से वार्म अप हो जाती है, और वार्म अप होने की वजह से फिर वो राइज करती है ऊपर की तरफ को. ठीक है, तो जब वो राइज करती है तो जो उसके सराउंडिंग एरियाज जैसे मान लो पोल्स वाले रीजन हैं, उन पोल्स वाले रीजन से जो एयर है फिर वो इक्वेटर की तरफ को मूव करती है. क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जहां भी बेटा सन की, सॉरी नेक्स्ट पेजेस बेटा क्लिक हो गए मेरे से. यस, ठीक है, फिर से वही हो गया, सॉरी आई थिंक फिर से वही बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. फिर से वही हो गया, सॉरी बेटा. यहाँ से मैं ब्रश को ओके करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड बेटा. यस, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था बेटा यहाँ से कि जैसे एक्चुअली जैसे हमारा सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ जो आता है, ठीक है, जैसे मान लो ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ है. अब यहाँ की जो एयर है वो हीट एनर्जी की वजह से गर्म हो जाती है, और गर्म होने की बजाय फिर वो ऊपर की तरफ को राइज करती है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ को राइज करती है वो. ठीक है, इस तरीके से बेटा वो ऊपर की तरफ को राइज करेगी, तो जो ये पोल्स की एयर है, जो ये पोल्स है इनकी एयर इक्वेटर की तरफ को मूव करेगी. आपने एसएसटी में बेटा ये चीज पढ़ी होगी. तो इस तरीके से ये मूव करती है, और एक्चुअली यहाँ पे क्यों करती है? बिकॉज यहाँ का जो प्रेशर होता है बेटा हमारे इक्वेटर पोर्शन का, जैसे जो हमारा इक्वेटर पोर्शन है इस पोर्शन का जो बेटा प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाता है, और इस प्रेशर को पूरा करने के लिए फिर एक पोल से बेटा एयर इस तरफ को मूव करती है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ को. राइट, सो ये इक्वेटर की तरफ को जो मूव करती है. तो यहीं पे बेटा वो चीज़ लिखी हुई है. यहाँ पे इन्होंने कुछ लैटिट्यूड्स वगैरह का एग्जांपल लिया जहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री, 60 डिग्री. तो उसी चीज़ के हिसाब से बेटा यहाँ पे बताया हुआ कि कितने लैटिट्यूड पे किस तरीके से जो एयर है वो मूव करती है. इस पोर्शन के ऊपर बेटा आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी हाईलाइट करा, ठीक है, उस पोर्शन को आप देख सकते हो कि उस पोर्शन के ऊपर 30 और 0 डिग्री सेल्सियस इन्होंने लिखा हुआ है लैटिट्यूड का. ठीक है, उसी हिसाब से बेटा ये मूव करती है. ठीक है, सो फिर से इसे मैं जूम इन करके, सॉरी जूम आउट करके नेक्स्ट सेटिंग कर लेता हूँ कि एट द पॉइंट्स. ठीक है, अभी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा एट द पोल्स. ठीक है, एट द पोल्स, सॉरी मैंने पॉइंट बोल के बेटा पहले कि एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट इज द latitude of say to about 60 degree. Hence the wind currents here are set up from the poles towards a warmer
लेटीट्यूड। अब जो इक्वेटर होता है बेटा, ठीक है, इक्वेटर पोर्शन के ऊपर अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री लेटीट्यूड रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और पोल्स के अराउंड 60 डिग्री रहता है, और इक्वेटर वाला पोर्शन जो हमारा दैट इज हैविंग एन 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री लेटीट्यूड है। तो जनरली क्या होता है कि 60 डिग्री लेटीट्यूड से फिर वो एयर मूव करती है कौन सी तरफ को, 30 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ, दैट इज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, ठीक है। और यही जो कारण बनता है ये फिर हवाओं का कारण बनता है, राइट। समझ में आ रही होगी बेटा आपको ये चीज मेरी जो मैंने अभी आपको बताया। ओके बेटा, तो मैं आपको क्या बता रहा था, अभी जो पीछे हम लोग कवर कर रहे थे कि जो हमारे एयर रहती है बेटा, कहाँ पे रहती है जो एयर हमारी, इक्वेटर पे, राइट, वो अबव कर जाती है, ऊपर उड़ जाती है, और ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है फिर बाद में कि जो पोल्स एयर होती है उस एरिया में आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से जो एयर करंट है ये चलता रहता है पूरी अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है, लैंड ब्रिज एंड द सी ब्रिज, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, हेंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप, मेक एयर क्विकली राइजेस अप, आफ्टर दैट कूलर एयर फ्रॉम द above the sea then rushes into take its place because this movement of the air as an a sea bridge। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि जो हमारा, जैसे मान लो ये बेटा हमारा समुंदर है, ठीक है, और ये इसके सराउंडिंग की लैंड है, ठीक है, ये सराउंडिंग की लैंड आ गई बेटा, ठीक है, और ये हमारा सी आ गया। अब कहते हैं कि होगा क्या कि जनरली दिन के टाइम में बेटा सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बेटा सन है, तो सन के जो बेटा हीट है, वो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है बेटा, यहाँ पे पढ़ तो यहाँ भी बराबर रही है और यहाँ भी बराबर आ रही है, पर जो लैंड होती है, ठीक है, जो हमारी लैंड होती है, इसे मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ और जो सी है इसको मैं से डिनोट कर रहा हूँ, कि जो लैंड है वो दिन के टाइम में बेटा जल्दी वार्म अप हो जाती है, वो दिन के टाइम में जल्दी वार्म अप हो जाती है, और जो सी है वो धीरे धीरे वार्म अप होता है। तो इसीलिए बेटा कि जो लैंड की एयर होती है, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जो लैंड की एयर होती है वो जल्दी राइज अप कर जाती है इस तरीके से, और जो सराउंडिंग की बेटा एयर है जो सी से आती है, ठीक है, वो फिर कौन सी तरफ को मूव करती है, टुवर्ड्स द लैंड। तो ये जो मूवमेंट हो रही बेटा दिन के टाइम में, इसे हम क्या नाम देते हैं, सी ब्रिज, बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम द सी टू द लैंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा ये हमारी, ठीक है। हमारा अब यहाँ पे आप नीचे डायग्राम आप उसमें भी देख सकते हो बेटा कि आपको ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो सी ब्रिज एक ऐसी ब्रिज जिसपे बेटा जो एयर होती है वो कहाँ से कहाँ को जाती है, आपका सी टू लैंड, गॉट इट। नेक्स्ट भी देखो कि ड्यूरिंग द नाइट वाटर एंड cools more slowly than land, the air above the water therefore becomes warmer and rises up, it will take place by the cooler air above the land, this movement of air is called the land bridge। अब रात के टाइम में क्या होता है बेटा कि जो वाटर है, ठीक है, वो मतलब क्या कहता है उसको, थोड़ा सा कम ठंडा हो, मतलब कम जल्दी ठंडा होता है। एक तो वो गर्म भी बहुत जल्दी नहीं होता, अगर एक बार पानी गर्म हो जाए तो वो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो यही चीज कही गई है कि रात के टाइम में क्या होता है कि जो बेटा एयर जो होती है अबव द वाटर देयरफॉर बिकम्स वार्मर, फिर वो उस हीट की वजह से वो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो वो जो वहां की एयर होती है वो आपकी वार्म अप रहती है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता, ना जल्दी ठंडा हो पाता एकदम से, ठीक है, बजाय लैंड के। लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है और लैंड ठंडी भी हो जाती है। दिन के टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और रात के टाइम में लैंड जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। पर वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा हो पाता अगर एक बार गर्म हो जाए। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि समुद्र का जो पानी होता है उसकी वजह से उसके अबव की जो एयर होती है वो गर्म रहती है और वो राइजेस अप करती है, और रात के टाइम में हमेशा लैंड से सी की तरफ को चलता है, हमेशा लैंड से सी की तरफ को हवा चलती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, लैंड ब्रिज। जब दिन के टाइम में सी से लैंड की तरफ चले तो उसे हम लोग नाम देते हैं सी ब्रिज का, और रात के टाइम में जब लैंड से सी की तरफ एयर चले तो हम उसे नाम देते हैं
लैंड ब्रीज का। गॉट इट। नेक्स्ट अभी मैं नेक्स्ट पेज की चलते हैं अब हम लोग। यस, सो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ बिकॉज इट नॉट बी विजिबल टू मी नाउ। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली दिख जाए बेटा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे वो कि दीज लैंड्स एंड द सी ब्रीज हेल्प इन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ऑल हैव more or less uniform value through the day and the night. We therefore have an equitable climate on places near the sea. तो वो आपको क्या कह रहा है कि जनरली जो हमारे सी शोर होते हैं, कॉस्टली एरिया होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से दिन के टाइम में ठंडी हवा, रात के टाइम में गर्म हवा चलती रहती है। ठीक है, तो ये ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं क्या चलती हैं, या जो ये सी ब्रीज और ये लैंड ब्रीज चल रही है, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। कौन से एरिया के? जो कॉस्टली एरिया होते हैं, जो सी शोर है हमारे, ठीक है, उस एरिया के। सॉरी बेटा, पिछला पेज क्लिक हो गया। यस बेटा, गॉट इट। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डू यू नो। ठीक है, डू यू नो में बेटा साइक्लोन्स के बारे में बताया गया है कि इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ, ठीक है, जिससे इजीली आपको मैं जो मेरे हैंड के गेस्चर्स हैं वो इजीली दिख भी पाए। तो यहाँ पे मैं ना आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा आपका इसके बारे में, क्या नाम है आपका, साइक्लोन्स के बारे में। तो साइक्लोन्स के अंदर होता क्या है कि उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। दे हैव अ स्पीड मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर बेटा बहुत देखने को कम मिलते हैं, बट दीज आर मोस्टली अकर्ड इन द यूएस एरियाज। ठीक है, या आपकी यूरोपियन कंट्रीज है उनके अंदर बहुत सारे मिलते हैं, या जो हमारे सी शोर एरियाज होते हैं, ठीक है, उन एरियाज के ऊपर ये बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हवा चलती है, जो तूफान चलता है, बहुत तेज चलता है। बट इसके अंदर क्या होता है बेटा कि दो तरीके से जो हवा आके एक पॉइंट के ऊपर टकराती है, और एक पॉइंट के ऊपर टकराने के बाद, फिर से पिछला पेज क्लिक हो गया बेटा, ये एक पॉइंट के ऊपर आके टकराती है बेटा। सो एक पॉइंट पे टकराने के बाद क्या होता है बेटा हमारा कि जनरली वो एक ही पॉइंट के ऊपर घूमती रहती है इस तरीके से, जैसे इस तरीके से ये गोल गोल घूमता रहेगा एक ही पॉइंट के ऊपर। लेकिन इसमें जो स्पीड होगी ना बेटा वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से ये गोल गोल हवाएं चलती रहती हैं और ये धीरे धीरे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ती रहती है, जिस तरीके से ज्यादा हवा आने के चांसेस है। मान लो इस तरीके से ज्यादा तेज हवा आ रही है तो ये इस डायरेक्शन को मूव करेगा, आपका इस डायरेक्शन को। ठीक है, स्पीड के बारे में बेटा मैंने आपको इसकी बता दिया कि इसकी जो स्पीड रहती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा स्पीड होने की बजाय क्या होता है कि इसके अंदर बेटा बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, लोगों के घरों के अंदर बहुत सारा नुकसान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, उनके खराब होने के, उनके डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो ये सब चांसेस होते हैं बेटा ड्यू टू साइक्लोन्स के कारण, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग देन द डू यू नो कि इन समर at places near the equator land warm after faster. The most of the time land temperature is higher than that of the water in the oceans. The air over the land gets heated up and rises up. This because wind of flow from the one ocean to the from the ocean towards the land. These winds carry water and bring rain. We call wind as in a monsoon wind. अब जनरली होता है कि वी नो वेरी वेल दैट कि बेटा जो इक्वेटर का एरिया होता है वहाँ गर्मियों के दिनों में बेटा लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, और जल्दी लैंड गर्म होने की वजह से मोस्ट ऑफ द क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है। सो इसीलिए जो हवाएं बेटा आपकी समुद्र से आती हैं लैंड की तरफ को, तो वो अपने साथ जो कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स बेटा इवेपोरेट हो रखी होती हैं हवा के साथ साथ, वो क्या करती है बेटा मूव करती हैं ओशन से लैंड की तरफ। ठीक है, तो ऐसी हवाएं जो सी से लैंड की तरफ, ओशन से लैंड की तरफ आ रही हैं, दे कैरी द वाटर विद देम। और ऐसी विंड जो अपने साथ वाटर कैरी करते हैं हम उसे क्या नाम देते हैं, मॉनसून विंड। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, राइट। तो ये था बेटा हमारा कन्वेक्शन के बारे में। अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं रेडिएशन का। दिस इज द लास्ट वन टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5 हीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी फील हॉट व्हेन वी when we stand out in the sun or when we near the fireplace.
हाउ डज द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीचेस अस। अब बेटा जब भी हम लोग सर्दियों के टाइम में आग के पास करते हैं या थोड़ी टाइम के लिए हम लोग किसी गर्म प्लेस या मान लो आग जल रही है वहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो हमें ना हीट मिलना शुरू हो जाती है। यस, गर्मियों के दिनों में बड़ा सूरज की हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, बहुत ज़्यादा हीट पहुँचती है, लेकिन वो पहुँचती कैसे, सन तो बहुत दूर है, हम आग के ऊपर भी नहीं बैठते, ना आग के बीच में अपने हाथ डालते हैं, ना अपनी बॉडी को डालते हैं, फिर भी हमारे तक हीट पहुँचती है। हाउ इट इज अकर, कैसे ये हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस अप बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन, दिस इज बिकॉज इट इज इन मोस्टली एम्प्टी प्लेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। एक सबसे अच्छा पॉइंट आ रहा है, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर। कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी बेटा पिछला पेज क्लिक हो गया, ओके तो उसके बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा। सो अभी हम बेटा ये नेक्स्ट पेज पढ़ रहे हैं रेडिएशन के बारे में। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो ट्रांसफर होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट या विदाउट एनी मीडियम कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं है। बट रेडिएशन आपका एक हीट ट्रांसफरिंग का एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के अंदर बेटा क्या होता है कि हीट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, राइट। अब ये कैसे होता है, इट इज फॉलो देन देयर इज ए मस्ट बी ए थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ बेटा मैं ये, वी कैन दिस मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज अ रेडिएशन, इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। कि बहुत सारे बेटा हमारे पास मीडियम्स होते हैं और लेकिन एक मीडियम रेडिएशन एक ऐसा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके अंदर बेटा क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड क्या है, रेडिएशन है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा हम अपने, यस, द हीट एनर्जी रिसीव बाय द ऑब्जेक्ट थ्रू द रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएशन एनर्जी। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉरी रेडिएंट एनर्जी। कि जो एनर्जी रेडिएशन की वजह से निकल रही बेटा किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, उसे हम रेडिएंट एनर्जी का नाम देते हैं। वी कैन से दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव आउट रेडिएट हीट एनर्जी। अब जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं बेटा जो गर्म होते हैं, दे रेडिएट हीट एनर्जी, और हम उनको नाम क्या दे देंगे, रेडिएंट ऑब्जेक्ट का, और उनसे जो एनर्जी निकल रही है हम उसे नाम देंगे रेडिएंट एनर्जी, राइट। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या लिखा उसमें, when radiant energy falls on any matter, a part of its reflected back and a part of its observed by the matter। अब जो भी बेटा हमारा रेडिएंट ऑब्जेक्ट होता है जो हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, उसमें भी बेटा क्या होता है, कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। सो इट इज एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी दैट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट। वी फाइंड थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ ए ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर द व्हाई आर द गुड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यस बेटा, इस पैराग्राफ में यहाँ पे एक न्यू लाइन एड अप हो रही है यहाँ पे कि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ या गुड एब्जॉर्वर्स ऑफ हीट, ठीक है। गुड कंडक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जो हीट को या तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं या कुछ ऐसे होते हैं सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को, राइट। सो अब जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। कैसे हमें ये पता चलता है, एक प्रैक्टिकली बेटा ये जो एक्टिविटी नंबर 7 है इसमें हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो डायरेक्टली इस पर्पज को करने के लिए ये जो एक्टिविटी नंबर 7 से ऊपर कुछ 1-2 लाइंस लिखी हुई है हमारे पैराग्राफ की, उनको रीड कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट लाइन रीड कर रहा हूँ मैं कि that black objects are very good absorbers of radiant energy, highly polished or white objects on the other hand absorb very little amount of heat energy falling on them. The following activity help us to verify this। अब बेटा इसके बेसिस के ऊपर इन्हें कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, और जो वाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर द नॉट एन ए गुड एब्जॉर्बर, ठीक है, वो लेस ऑब्जॉर्बर्स होते हैं, वो जितनी भी हीट एनर्जी आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। लेकिन जो ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम एंड मैक्सिमम हीट। हाउ इट इज बी पॉसिबल, डूइंग विद एन एक्टिविटी नंबर 7। आप यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपके क्या करें, 2 थर्मामीटर लिए हुए हैं, एक थर्मामीटर ये बेटा और एक थर्मामीटर ये। अब ये दोनों थर्मामीटर्स के ऊपर क्या कर दिया गया, एक के ऊपर बेटा आपका व्हाइट कलर का बैलून लगा दिया गया और दूसरे के ऊपर ब्लैक कलर का।
फिर क्या किया, इन दोनों थर्मामीटर्स को, जिनके ऊपर एक के ऊपर व्हाइट बैलून और एक तरफ ब्लैक बैलून लगाया हुआ है, इन दोनों को एक कैंडल के नियर बाई लाया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल के नियर बाई यहाँ पे लाया जा रहा है बेटा इन दोनों ऑब्जेक्ट बैलून वाले थर्मामीटर्स को। फिर क्या देखा गया कि जनरली जब 5 मिनट 10 मिनट देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये जो ब्लैक वाला है बेटा, जूम आउट कर लेता हूं मैं इसको हल्का सा, ठीक है, कि ये जो बेटा हमारा ब्लैक वाला है इसके अंदर बेटा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सॉरी, पिछला पेज क्लिक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके ऊपर कम टेम्परेचर राइज करेगा इस थर्मामीटर का। फिर से पिछला पेज क्लिक हो जा रहा है बेटा बार बार, सॉरी। सो ये जनरली जब आपके साथ मैं ये वीडियो बना रहा होता हूँ तभी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कई बार क्लिक हो जाता है या कई बार टच हो जाता है स्क्रीन के साथ, फिर से बार बार वैसा हो रहा है, सॉरी। सो अभी यहाँ पे बेटा ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि इस पोर्शन के ऊपर ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट हो रही है कि ब्लैक के ऊपर ज़्यादा, बिकॉज ये टेम्परेचर है जो इस थर्मामीटर का वो राइज करेगा ज़्यादा, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो कम राइज करेगा। गॉट इट। अब इसी एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर जैसे हमने कंडक्शन के बेटा डिफरेंट आप लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, यहाँ पे बेटा अब हम लोग डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे इस रेडिएंट एनर्जी का कि किसके बेसिस के ऊपर बेटा ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स, कुछ नहीं करते हैं। पिछला पेज बेटा बार बार चला जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो the difference between the absorption and the emission properties of the black polished surface have many practical uses, list them below। अब यहाँ पे ये कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स की जो प्रैक्टिकल यूजेस के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है बेटा कि द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफन केप्ट ब्लैक, दिस इनेबल्स द यूटेंसिल्स टू बेटर अब्सॉर्ब हीट फॉर द फ्लेम। क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि जनरली बेटा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, हमें उनको जो उनका बेस होता है हमें उसे ब्लैक कलर का बना के रखते हैं। बिकॉज वाई, अगर ब्लैक कलर का बेस बना के रखेंगे तो वो गुड एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट है और जिसकी वजह से क्या होगा कि बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी फ्लेम की और जो हमारा खाना है वो बहुत जल्दी पक जाएगा। सेकेंड पॉइंट आ रहा है वी प्रेफर व्हाइट और द लाइट कलर क्लॉथ्स ऑन समर, दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक्टिविटी 7 में देखा कि जो हमें गर्मियों के दिनों में इसी के बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन बनाई गई है कि हमें व्हाइट कलर क्लॉथ्स पहनने चाहिए या लाइट कलर क्लॉथ्स पहनने चाहिए। बेटा ये ना एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अब 1 मिनट के लिए होल्ड करो जरा। यस बेटा, तो हम लोग ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि जो बेटा हमारे जनरली हम लोगों को क्या करना चाहिए, गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। फिर से वही प्रॉब्लम आई थिंक फेस कर रहा हूँ मैं इस स्लाइड के साथ, ऑटोमेटिकली अपने आप ही करे जा रहा है। जी बेटा सॉरी, एक्चुअली स्लाइड ऑटोमेटिकली बेटा अपने आप पीछे चली जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ इसको ऐसे यहीं पे बना के रखने की। अब सो हमें गर्मी के दिनों बेटा लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हम लोगों को डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए बिकॉज डार्क कलर्स आर द गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। द थर्ड पॉइंट, टी और क्लॉथ पोट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट, दे देयरफॉर रेडिएट आउट द लेस हीट, the heat of the tea or the coffee kept in them therefore stay hot for a longer time। यहाँ पे अब वो क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट के ऊपर बेटा, वो ये बताना चाह रहा है कि जो बेटा हमारे टी और कॉफी पोट्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिनके अंदर हम लोग चाय वगैरह को या कॉफी वगैरह को कुछ टाइम के लिए मतलब होल्ड करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको बनाए कर रखते हैं। जैसे हम लोग को कहीं कैरी करना है बेटा चाय को या कॉफी को, तो हम कुछ टाइम के लिए उन अपने कप्स के अंदर या वो थर्मस फ्लास्क के अंदर उनको मेंटेन करके रखते हैं। तो हम ऐसे उनको रखते हैं ताकि जिससे वो जल्दी से ठंडी ना हो। और वो किस कारण ठंडी नहीं होती है जल्दी, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि जो टी और कॉफी बर्तन होते हैं उनका जो आउटर पोर्शन होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये फिर से प्रॉब्लम आ रही है बेटा बीच बीच में, सो आप कॉपरेट करना बेटा यहाँ पे मेरे साथ कि क्या होता है वो व्हाइट शाइनिंग इन कलर होते हैं। क्यों वो शाइनिंग इन कलर होते हैं, क्योंकि वो शाइनिंग कलर होने की वजह से जितनी भी हीट होती है बेटा, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ठीक है। और जो बाहर से बेटा हीट आती है, बाहर से सराउंडिंग का टेम्परेचर जो उसके ऊपर पड़ता है वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और अंदर का जो टेम्परेचर है फिर वो बना रहे।
इसलिए उनका जो आउटर पोर्शन होता है वो शाइन कलर का होता है. Then the fourth one, fire brigade men often use shining brass caps. These caps absorb very less heat and therefore help firemen they putting off the fire. अब वो कह रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो सिर के ऊपर एक व्हाइट कलर की टोपी पहनते हैं या येलो कलर की एक टोपी पहनते हैं, तो वो ब्रास की बनी होती है और ब्रास क्या होता है बेटा, वो गुड रिफ्लेक्टर होता है हीट का, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, तो जिसकी वजह से उनको हीट कम महसूस होती है और वो आग को बहुत कंफर्टेबली भी में बुझा सकते हैं और जल्दी अपना काम भी निपटा सकते हैं. Then the fifth one, houses generally have lighted colors on the outer their walls. These absorb यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ. ओके सॉरी, थैंक यू. These absorbs, कॉपरेशन के लिए यहाँ पे थैंक यू बेटा, कि these absorbs and radiate less heat, बिकॉज मुझे वो पोर्शन दिख नहीं रहा था बेटा स्लाइड के बीच में, इसीलिए these absorb and radiate less heat. This helps to keep the houses cool in summers and warm in winter. कि हमें अपने घरों के अंदर जो हमारे घर की आउटर दीवारें बेटा, उनके ऊपर हमें कौन सा कलर करना चाहिए, लाइट कलर करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो रेडिएट बैक हो जाए, सॉरी एब्जॉर्ब ना हो और रेडिएट बैक हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, जिससे क्या होगा बेटा कि गर्मियों के दिनों में हमारे घर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा रूम के अंदर का और हम लोगों को ज्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स है, 2 to 3 पॉइंट्स हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं बेटा. तो आई होप कि तुम लोगों को बेटा ये चीज़ समझ में आ रही होगी और बीच बीच में जो थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस हुई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, प्लीज़ उनके साथ कॉपरेट करके चलना. ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वो स्लाइड्स को जब वीडियो को बनाया जा रहा था उसमें ये प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यस बेटा, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 पॉइंट आ रहा है. मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एंड देयर आउटर वॉल्स. कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है बेटा शहरों के अंदर जिनके ना दीवारों के ऊपर बाहर तरफ शाइनिंग ग्लास लगा होता है. इसकी वजह से क्या होता है, दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटिल हीट. इससे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या रेडिएशन ऑफ हीट होगी वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बेटा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिनके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है, एयर कंडीशनर्स लगे हैं, एसीज लगे हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो मतलब बार बार चेंज नहीं होता, वेरी नहीं होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर इनसाइड बना रहता है. Then the 7th point, the thermoflask is used to carry in hot or cold drinks. It makes use of the property of the shining or polished surfaces of absorbing as well as radiating very little heat. अब जो बेटा थर्मस फ्लास्क हमारे घरों के अंदर यूज करे जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को कैरी कर लेते हैं या हॉट वाटर को या हॉट टी को या कोई और हमारा कोई जूस है, ठीक है, या ठंडा पानी है, हम उनका यूज करते हैं बेटा उसके लिए. तो इससे क्या होता है कि उनका जो पॉलिश होता है, जो हमने पीछे भी 3rd पॉइंट पढ़ा था वो उसी की तरह सेम यहाँ पे ये आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है उनका जो आउटर पोर्शन होता है वो शाइनिंग और पॉलिश्ड होता है, जिसकी वजह से लेस एब्जॉर्प्शन होती है और मैक्सिमम रेडिएशन बैक हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती उसके आउटर पोर्शन के ऊपर और हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब ना होने की बजाय अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से एक बैड कंडक्टिविटी बनती है बेटा, टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरीफाई नहीं करता है. एंड द लास्ट में देयर किट आल्सो मेक्स यूज ऑफ बैड कंडक्टिविटी और एयर वैक्यूम थ्रू द डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर. और इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको एक आइस बॉक्स का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, जिसके बीच में बेटा आप लोगों ने इजीली समझा भी होगा कि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होता है क्या है. डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर का ये फायदा होता है कि ना हीट अंदर आ पाती है ना बाहर जा पाती है और टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरी नहीं करता है. ठीक है, तो हमारे जो थर्मस फ्लास्क होते हैं वो भी इस तरीके से होते हैं. ओके, सो बेटा आज यहीं तक कर रहे हैं और इस 7th पॉइंट के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश हो रहा है, राइट. एंड आई होप कि तुम लोगों को अच्छी सी चीज समझ आई होगा और बीच में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, ठीक है, वो उनको बेटा मतलब एक तरफ रख के उनको ना समझ के आप लोगों ने अच्छे से इस चीज को कवर करना है. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद इट्स एक्सरसाइज पार्ट. ठीक है, आपको PDF फाइल्स वगैरह यहाँ से मिल जाएगी, फिर उनको समझा दूंगा आपको मैं ऐसे वीडियो लेक्चर के थ्रू, राइट. सो थैंक यू फॉर टुडे नाउ.